नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी सेना के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। खासकर मारियोपोल शहर का अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट रूसी सैनिकों के निशाने पर है, उनके टारगेट पे है। खबर तो यह है कि इस बार फिर स्टील प्लांट पर रूस की सेना ने जबरदस्त हमला बोला है। बताया यह जा रहा है कि रूसी सेना जल्द से जल्द यूक्रेन के उन सैनिकों का सरेंडर कराना चाहती है जो इस स्टील प्लांट में अभी भी छिपे हुए हैं। स्टील प्लांट पर रूस का प्रचंड वार। रॉकेट के हमलों से कांप उठा मारियोपोल शहर। यूक्रेन के सैनिकों पर भयावह हमला। यूक्रेन में चल रही जंग लगातार भीषण होती जा रही है। बम और गोलों से तबाही और बर्बादी की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे खौफनाक हालात मारियोपोल शहर के हैं, जहां रूसी सेना के रॉकेट अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह से तबाह कर देने पर आमादा दिखाई दे रहे हैं। जंग की शुरुआत से ही मारियोपोल टैंकों और गोलों की मार झेल रहा है। बावजूद इसके रूसी सेना के हमले थमने की बजाय इस शहर पर और तेज हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में अभी भी यूक्रेन के कई सैनिक छिपे हुए हैं। इन सभी सैनिकों को घुटनों के बल लाने के लिए रूसी सेना ने अपने हमलों को और तेज कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस स्टील प्लांट पर हमले के लिए इस बार रूस ने अपने बेहद खतरनाक ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया है। इस रॉकेट लॉन्चर के जरिए रूसी सैनिकों ने एक के बाद एक कई रॉकेट इस स्टील प्लांट पर दाग दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्टील प्लांट के कई हिस्सों से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। रूसी सेना के ये हमले यूं ही नहीं रुके। एक बार फिर ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर ने मोर्चा संभाला और स्टील प्लांट पर जोरदार हमला बोल दिया। रूसी सेना के इस ताबड़तोड़ हमले से पूरा मारियोपोल शहर थर्रा उठा। इतना ही नहीं, रॉकेट के धमाके रह रहकर शहर में सुनाई देते रहे। बावजूद इसके यूक्रेन के सैनिक अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से बाहर नहीं निकले। दरअसल यूक्रेन के इन सैनिकों को रूसी सेना ने करीब 2 हफ्ते पहले हथियार डाल देने की चेतावनी जारी की थी, क्योंकि इस स्टील प्लांट को छोड़कर रूसी सेना शहर के बाकी हिस्से पर कब्जे का ऐलान कर चुकी थी। इस दौरान यूक्रेन के जिन सैनिकों की जान पर बन आई, वो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिप गए थे। बस उसके बाद से ही रूसी सेना और उनके साथ मिलकर जंग लड़ रहे चेचन लड़ाकों ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को घेर लिया। चेचन कमांडर रमजान कादिरफ ने तो यूक्रेन के सैनिकों को साफ चेतावनी दे दी थी कि वो हथियार डाल दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने वहां मोर्चा संभाले रखा। साथ ही ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि रूस की सेना और चेचन लड़ाके स्टील प्लांट में छिपे उनके नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। जबकि रूस ने उन पर पलटवार करते हुए ये कह दिया था कि यूक्रेन के सैनिक ही अपने नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब रूस की सेना की कोशिश अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की है, ताकि वो पूरे मारियोपोल पर कब्जे का ऐलान कर सके। यही वजह है कि रूसी सेना ने एक बार फिर इस स्टील प्लांट पर हमलों को और तेज कर दिया है। पिछले 70 दिन से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों की तरफ से बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन ने दावा यह किया है
कि महायुद्ध में रूस के 24,200 सैनिकों की मौत हुई है। तो वहीं रूस का दावा यह है कि 2,567 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई है। इतना ही नहीं, जंग में रूस की 1800 से ज्यादा गाड़ियां और 1000 से ज्यादा टैंक तबाह किए जा चुके हैं। यूक्रेन का दावा यह है कि उसने महायुद्ध में रूस की 475 तोपें तबाह कर दी है, जबकि 194 विमानों और 155 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के 291 ड्रोन भी तबाह करने का दावा किया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर यूक्रेन के मारियोपोल शहर से, जहां एक बार फिर अज़ोस्ताल स्टील प्लांट से लोगों का रेस्क्यू शुरू हो चुका है। अज़ोस्ताल प्लांट में 101 महिलाओं और बच्चों को निकाला जा चुका है। रेस्क्यू उन्हें किया जा चुका है, जिन्हें ज़पोरिज़िया शिफ्ट किया जा रहा है। अज़ोस्ताल स्टील प्लांट के तहखाने में अभी भी सैकड़ों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं, यूक्रेनी नागरिक फंसे हुए, जिन्हें लगातार निकालने की कोशिशें हो रही है। यूएन और रेड क्रॉस की मदद से यहां फंसे बच्चों और महिलाओं को निकाला जा रहा है और ये उन्हीं बच्चों और महिलाओं की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और अब बात करते हैं ज़ेलेंस्की के कटप्पा की, जिन्होंने रूस के 10 जनरलों को मौत के घाट उतारने के बाद अब सीधे टारगेट पुतिन लॉन्च कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। सिर्फ एक शख्स है जो यूक्रेन की तबाही को रोक सकता है, पुतिन। सिर्फ एक ही राष्ट्राध्यक्ष है जो यूक्रेन में जारी भारी रक्तपात यानी खून खराबे को बंद करवा सकता है, पुतिन। जंग खत्म करने का पुतिन का एक इशारा घायल यूक्रेन के घावों पर मरहम लगा सकता है। पुतिन को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ पुतिन ही हैं जो ये फैसला करेंगे कि वो यूक्रेन में सर्वनाश खत्म करेंगे या फिर नहीं। अब यूक्रेन की बर्बादी रोकने के लिए ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला, पुतिन के साथ शांति वार्ता, और दूसरा, पुतिन को किसी तरह रोक दिया जाए ताकि ये खूनी जंग खत्म हो। अब ज़ेलेंस्की का पहला तरीका तो बार बार कोशिशों के बाद भी फेल हो चुका है। ज़ेलेंस्की की अमन की आशा वाला प्रोजेक्ट तो पुतिन पहले ही ठुकरा चुके हैं। यूक्रेन में संहार जारी है। ऐसे में अब शायद ज़ेलेंस्की की आर्मी ने अपने पुतिन को ही खामोश करने के भयानक प्लान यानी पुतिन की हत्या या पुतिन पर जानलेवा हमले के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। और ये बात सामने आ रही है यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के खुफिया विभाग के प्रमुख मेजर जनरल काइरिलो बुडानोव के एक बयान से। काइरिलो बुडानोव ने ऐसा खतरनाक बयान दिया है कि रूस के अंदर तमाम खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के दिमाग पर बल पड़ गए हैं। यूक्रेन के इंटेलिजेंस ने खुलकर पुतिन की मौत का जिक्र किया है। ये सिर्फ बयान नहीं, ऐसी धमकी है जिसने रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन को भी चौकन्ना कर दिया है। यूक्रेन की इस जंग में ज़ेलेंस्की ने पुतिन को बहुत भारी भरकम नुकसान पहुंचाया है, तो उसमें भूमिका है यूक्रेन इंटेलिजेंस की कि कैसे अमेरिका और यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसियां रूस का खेल बिगाड़ रही है। आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले ये खबर देखिए जो इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में छप रही है। इस हेडलाइंस का मतलब है कि यूक्रेन के इंटेलिजेंस हेड ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन की मौत से ही युद्ध खत्म होगा। एक और हेडलाइन पर गौर कीजिए। इसका हिंदी अनुवाद है कि यूक्रेन के जासूसी विभाग के प्रमुख ने घोषणा की है कि पुतिन की मौत के साथ युद्ध खत्म हो जाएगा। ये बात मेजर जनरल काइरिलो बुडानोव ने अपने इंटरव्यू में कही है। इस इंटरव्यू ने
दुनिया में तहलका क्यों मचा दिया है वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आखिर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के इंटेलिजेंस के हेड काइरिलो बुडानोव कैसे पुतिन की फोर्स के लिए काल साबित हुए हैं। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक पुतिन की आर्मी के 10 जनरल अब तक यूक्रेन की जंग में मारे जा चुके हैं और पुतिन के इन सैन्य अधिकारियों की हत्याएं सफलतापूर्वक इसलिए हो सकी क्योंकि इसमें यूक्रेन की इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी भूमिका थी। यूक्रेन की सटीक इंटेलिजेंस के आधार पर ही रूस के जनरलों पर हमले किए गए थे और वो सफल हुए। सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका की तरफ से भी ये बात सामने आई है कि रूसी जनरलों को मारने पर अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा भी सटीक जानकारी मुहैया करवाई गई थी। यानी अगर देखा जाए तो यूक्रेन और अमेरिका की इंटेलिजेंस मिलकर काम कर रही हैं और पुतिन के लिए मुश्किल पैदा कर रही हैं। अब रूस के अंदर चिंता इस बात की है कि यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस रूस के 10-10 जनरलों का काम तमाम कर सकती है वो पुतिन और उनके करीबियों की जान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। आगे आपको बताएंगे कि कैसे पुतिन की सिक्योरिटी को पुख्ता किया जा रहा है। लेकिन पहले जानिए मेजर जनरल काइरिलो बुडानोव का पूरा बयान कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। दरअसल एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने मेजर जनरल काइरिलो बुडानोव से सवाल पूछा कि क्या यह संभव है कि युद्ध खत्म हो और पुतिन भी जिंदा रहें। इस पर मेजर जनरल ने धमकी भरा जवाब देते हुए कहा, पुतिन पूरी दुनिया के लिए एक युद्ध अपराधी हैं। ये पुतिन का अंत है। पुतिन ने खुद को एक मृत्यु और समाप्ति की तरफ धकेल दिया है। ये शब्द कितने कठोर हैं ये आप समझ सकते हैं कि पुतिन को ये कितनी बड़ी धमकी और सीधी चुनौती है। कौन है ज़ेलेंस्की का ये फायर ब्रांड मेजर जनरल? जरा काइरिलो बुडानोव के इस एक और बयान पर गौर कीजिए। Агресія з боку Росії триває, і ми маємо діяти швидко та рішуче. Саме впровадження всеохоплюючої оборонної реформи допоможе Україні уникнути в майбутньому подій 2014 року. В кожній області будуть сильні підрозділи, здатні чинити спротив. Допоки регулярна армія буде мобілізовуватись, об'єкти критичної інфраструктури будуть захищені. Ворог отримує відсіч, тільки наступивши на нашу землю. Законопроект 5557 साल 2014 में पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन का ही हिस्सा रहे क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। साल 2019 में यूक्रेन की जनता ने ज़ेलेंस्की को अपना प्रेसिडेंट चुना और इसके बाद साल 2020 में ज़ेलेंस्की ने काइरिलो बुडानोव को प्रमोट करके यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के इंटेलिजेंस यूनिट का हेड बना दिया। ये यूक्रेन के इंटेलिजेंस यूनिट की वेबसाइट पर प्रकाशित काइरिलो बुडानोव का बयान है। काइरिलो ने कहा है कि यूक्रेन की जंग अब 2 तरीकों से ही समाप्त हो सकती है, या तो रूस टूट जाए या फिर रूस की लीडरशिप में बदलाव हो। इसके बाद भी युद्ध तभी बंद होगा जब रूस का नया नेता ये कहेगा कि वर्तमान युद्ध एक बीमार तानाशाह द्वारा डिजाइन किया गया था। युद्ध तभी खत्म होगा जब रूस कब्जा किए हुए क्षेत्रों को छोड़ देगा। और इस वक्त महाराष्ट्र की बात करेंगे जहां लाउड स्पीकर विवाद तूल पकड़ते जा रहा है और सीधे अपने सहयोगी प्रशांत का रुख करते हैं। प्रशांत विस्तार से आपको बताएंगे कि फिलहाल ये विवाद किस ओर आगे बढ़ रहा है। प्रशांत। बिल्कुल, आज देश और दुनिया की निगाह इस पर है कि आखिर मुंबई में क्या होने जा रहा है, महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है। राज ठाकरे ने जिस तरह का अल्टीमेटम दिया था कि 3 तारीख तक वो आखिरी तारीख है जब लाउडस्पीकर के जरिए अजान बंद हो और 4 तारीख के बाद फिर वो किसी की नहीं सुनेंगे। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी गर्माती चली जा रही है। हालांकि प्रिकॉशनरी कई जगह एमएनएस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण ही रहा है पूरा ईद का ये दिन। और आज कुछ जगहों पर खबर आई है कि वहां तो बगैर लाउडस्पीकर ही सुबह की अजान हुई है। कुछ जगह तो लाउडस्पीकर उतार भी दिए गए, कई जगह एकदम कम आवाज में ये सुबह की अजान हुई है। लेकिन किस तरह के हालात इसके बाद बने हुए हैं। एक ऐसा गैर जमानती वारंट भी है जो राज ठाकरे के खिलाफ एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। और ऐसे में आज जहां हम मौजूद हैं मुंबई में राज ठाकरे के घर के बाहर, और यहां भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की
कोई ऐसी घटना ना हो जिससे शांति में खलल पैदा हो। इसीलिए जगह जगह पुलिस के चाक चौबंद इंतजामात, पुलिस की कई गाड़ियां जो राज ठाकरे के घर के बाहर भी मौजूद है, लेकिन मुंबई में भी कई इलाके में हमारे और सहयोगी मौजूद हैं। दिवाकर सिंह बांद्रा में मौजूद हैं हमारे सहयोगी, साथ ही साथ विवेक गुप्ता भाईखला मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, जहां पर बहुत संवेदनशील इलाका, सुरक्षा के बहुत तगड़े इंतजामात हैं। आशीष सिंह मुमरा मस्जिद के नजदीक मौजूद हैं और हमारी सहयोगी श्रेया दुबे क्रॉफर्ड मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है, विवेक, भाईखला मस्जिद के इर्द गिर्द किस तरह का माहौल आज दिखाया राज ठाकरे के इस बड़े बयान के बाद। इससे पहले कि विवेक वहां का हाल बताएं, 5 तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। किस तरह का हाल अलग अलग इलाकों में देखा जा रहा है। ऐसे में जबकि राज ठाकरे ने ये सीधे सीधे चुनौती दे दी थी, अल्टीमेटम दिया था कि 3 तारीख तक मस्जिदों से ये लाउडस्पीकर उतरने चाहिए। और खास बात ये कि आज तो उन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया, बाला साहब ठाकरे का एक पुराना वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिवसेना जब सत्ता में आएगी तो सड़कों पर इस तरह से नमाज बंद कर दी जाएगी, लाउडस्पीकर उतार दिए जाएंगे। एक तरह से ये शिवसेना को याद दिलाने की कोशिश है। लाउडस्पीकर का मुद्दा एक बार जो फिर से राज ठाकरे ने उठाया है, उस पर सियासी हलकों में भी अब जबरदस्त बातचीत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी हो रही है अलग अलग इलाकों में। लेकिन आज सुबह का ही दिन कैसा था, ये भी देखना बेहद खास है। कई जगह तो लाउडस्पीकर के बगैर ही आज सुबह की अजान हुई है। लेकिन राज ठाकरे की ये अपील सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र में नहीं थी। खास बात यह है कि उन्होंने देश भर के लोगों से यह अपील की थी। अपील ये कि तमाम हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट उनकी ये थी कि अगर जहां जहां भी लाउडस्पीकर के जरिए अजान होती है तो 2 गुनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। ऐसे में क्या हाल मुंबई के कुछ और इलाकों में, हमारे सहयोगी आशीष सिंह जो कि मुमरा मस्जिद के बाहर ही मौजूद हैं। आशीष, किस तरह का हाल रहा है जब राज ठाकरे ने इस तरह की चुनौती दी थी? जी, मुंबई से सटा हुआ जो है मुमरा का इलाका है, वो अति संवेदनशील इलाके में जो है वो पुलिस ने रखा हुआ है। कौसा मस्जिद, कौसा की जामा मस्जिद, ये मुख्य रूप से सबसे अहम इसलिए है कि मुमरा की आस्था यहाँ पे है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, लिहाजा पुलिस ने यहाँ पे कड़ा बंदोबस्त रखा हुआ है। साथ ही साथ जो है इस वक्त अगर आप देखें तो मस्जिद है, धार्मिक स्थल है, 24 घंटे की निगरानी और बंदोबस्त जो है वो रखना कहीं ना कहीं भावनाएं आहत कर सकता है। लिहाजा माफ कीजिएगा, लिहाजा पुलिस इस वक्त अलग अलग जगहों पे मस्जिद के चारों तरफ का हिस्सा, अगर आप देखें तो ये जो गलियां गई हुई हैं, इन तक गलियों से लेकर आसपास का जो हिस्सा है जो मस्जिद के मुख्य गेट तक पहुंचता है, उसे जो है कर्टन ऑफ करने में जुटी हुई हैं। इसके अलावा जो 1 बजे की नमाज होनी है, उस 1 बजे की नमाज को लेकर कहीं न कहीं जो अजान होनी है उसे लेकर जो है इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं। क्योंकि सुबह जो है कहीं न कहीं अविनाश यादव जो मनसे के नेता है, उन्होंने साफ तौर पे ये चेतावनी दी थी कि सुबह की अजान जब होगी तो ऐसे में वो कहीं न कहीं हनुमान चालीसा जब बजाएंगे। ये बेहद अहम भी है कि अब आखिर 1 बजे क्या होने वाला है, क्योंकि आप मुमरा में जहां मौजूद हैं वहां तो शांति है, ज्यादातर जगहों पर इसी तरह का हाल है। हमारी सहयोगी जहां श्रेया मौजूद हैं, श्रेया, किस तरह से क्रॉफर्ड इलाके के आसपास के माहौल में देखा जा रहा है, सुरक्षा के बंदोबस्त किस तरह के हैं? देखिए, इस वक्त हम क्रॉफर्ड मार्केट के जामा मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर मस्जिद आपको नजर आ रहा है। हम बता दिए मुंबई का सबसे पुराना मस्जिद है, लेकिन अगर आप मस्जिद में देखें तो आपको एक भी लाउडस्पीकर नजर नहीं आएगा। हालांकि कुछ दिन पहले तक इस मस्जिद पर कई सारे लाउडस्पीकर जो है वो लगे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जब से एमएनएस ने लाउडस्पीकर को लेकर जो बवाल महाराष्ट्र में शुरू किया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी आपको लाउडस्पीकर नहीं नजर आएगा। वहीं साफ तौर पर जामा मस्जिद के ठीक सामने आप देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है, तो यहाँ पर आशंका सबसे ज्यादा है कि यहाँ पर एमएनएस के कार्यकर्ता आकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जिसको देखते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की जो है वो तैनाती आपको साफ तौर पर नजर आ रही है। 2 पुलिस कांस्टेबल जो है वो आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, क्योंकि हनुमान मंदिर के ठीक सामने जो है जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद के सामने भी पुलिस की काफी ज्यादा बंदोबस्त है। आप देख सकते हैं कि जी जी आशीष, जिस तरह की तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है क्रॉफर्ड मार्केट में कि वहाँ लाउडस्पीकर ही उतार दिए गए, आप जहाँ पर मौजूद हैं बांद्रा में, वहाँ किस तरह का हाल देखा जा रहा है? क्या आप दिवाकर, आप क्या देख पा रहे हैं वहाँ पर जहाँ आप मौजूद हैं?
देखिए प्रशांत, अगर मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो पूरा शांतिपूर्ण माहौल है। करीब 5 बजे के आसपास जो सुबह की अजान होती है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपटी। हालांकि पुलिस ने इस पूरे इलाके को, जो सुन्नी जामा मस्जिद आप देख रहे हैं, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था सुबह और शांतिपूर्ण तरीके से वो अजान हुई है। सबसे अहम बात यही है। और जिस तरह से एमएनएस के लोगों ने कल चेतावनी दी थी, राज ठाकरे ने चेतावनी दी थी कि अगर इन लाउड स्पीकरों के जरिए तेज आवाज में अजान होती है तो वो हनुमान चालीसा उससे तेज आवाज में बजाएंगे। लेकिन यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से सुबह की अजान हुई है। और मुंबई पुलिस खास तौर पर यहाँ पर जब छावनी जैसा माहौल कर दिया था, आप देखिए फिर भी अभी तैनाती की गई है ताकि ये एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं वो कानून व्यवस्था हाथ में ना लें और किसी तरह का हंगामा ना करें। इससे बाकायदा अभी भी सुरक्षा व्यवस्था मस्जिद के ठीक सामने रखी गई है। रिजर्व पुलिस फोर्स जो महाराष्ट्र पुलिस की है उसे भी तैनात किया गया है ताकि अगर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है तो उससे निपटा जा सके। लेकिन जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से प्रशांत, और इसी तरह का हाल कई जगह देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी विवेक भी जहां मौजूद है भायखला मस्जिद के पास। विवेक, कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, वहां किस तरह का हाल है आज जबकि सुबह की अजान हुई है? प्रशांत, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुंबई पुलिस ने एक्शन किया लिया है। मुंबई पुलिस ने अब तक 1,500 से ज़्यादा एमएनएस के कार्यकर्ता, जो नेता जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकते थे, उनको पहले ही डिटेन कर लिया है। पूरी मुंबई में 1144 मस्जिद हैं, उनमें से मुंबई पुलिस ने 803 मस्जिदों को लाउडस्पीकर लगाने की परमिशन दी है। नियम के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। बाद में सुबह 6 बजे के बाद अगर अजान होनी है तो एक परमिसिबल डेसिबल है जो 10 डेसिबल के मद्देनजर लाउडस्पीकर बज सकते हैं। लेकिन एमएनएस का मांग है कि जो सुबह की अजान होती है, जो सुबह 5 बजे की अजान होती है, जो लाउडस्पीकर पर होती है, वो पूरी तरह से बंद हो। इसी को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष है राज ठाकरे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 3 तारीख तक जो अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। कल उन्हें बाकायदा ट्वीट कर एक लेटर भी जारी किया था और कहा था कि कल वो 1-on-1 या फेस टू फेस, यानी कि आमने सामने आकर अब मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था, जिसको लेकर मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस पूरी तैयारी से दिखी। मुंबई के जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं, महाराष्ट्र के जितने सेंसिटिव इलाके हैं, वहाँ पर पुलिस ने रात में ही कड़ा बंदोबस्त किया। और जहां अजान होनी थी तो काफी धीमी आवाज में अजान हुई थी, क्योंकि एक धार्मिक मुद्दा है। ये इस तरह के हालात हैं जिस तरह से अब राज ठाकरे ने ये चुनौती पेश की थी। जगह जगह तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज डेनमार्क में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। सम्मेलन के दौरान आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ होनी है चर्चा। डेनमार्क से ऊर्जा क्षेत्र में कई समझौते। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। जोधपुर में हिंसा के बाद इलाके में सुरक्षाकर्मी तैनात। सीएम अशोक गहलोत कहीं आग लगती है तो पहले बुझाया जाता है उसको। तो ऐसे वक्त में अगर कोई मारदोद घटना हो भी गई है, ईमानदारी तब होती है जब हम सब मिलकर के अपील करें पब्लिक से कि भाई भाईचारा, शांति, सद्भाव बनाए रखो। महायुद्ध के 70वें दिन रूस का यूक्रेन पर हमला जारी। यूक्रेन के बूचा में पहुंची न्यूज 18 इंडिया की टीम। बूचा नरसंहार के शिकार लोगों के कैमरे पर गवाही। बूचा नरसंहार में 57 से ज्यादा लोगों को सामूहिक तौर पर मारा गया। के कई अहम ठिकानों